अस्सलाम वालेकुम एंड होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पीएचडी एंड पीएचडी के बाद जॉब्स। बिकॉज आप लोग के ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई क्या हम चाइना में आके मास्टर्स कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, जॉब्स का क्या स्कोप है। एंड इन टुडेज वीडियो आई इनवाइट डॉक्टर तैयब भट्ट जो जिन्होंने रिसेंटली चाइना से पीएचडी की और जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो अभी सर की तरफ चलते हैं और सर से पूछते हैं सर के बारे में कि सर का कैसा एक्सपीरियंस रहा चाइना में पढ़ने का और जॉब करने का, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम आउट ऑफ योर हैवी शेड्यूल एंड नाउ टेल अस समथिंग अबाउट यू प्लीज। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और मैं चाइना में 2018 में आया था। मेरी लास्ट ईयर पीएचडी हो गई थी सितंबर में, और सितंबर से ऑनवर्ड अभी तक मैं यहीं पे अपनी ही उसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर। सो इसके अलावा मेरा यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी है और उसमें मैं चाइना से मुताल्लिक, रिसर्च से मुताल्लिक और बिजनेस आइडियाज़ और चाइना का जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ और प्रीवियस लाइफ का वो सारी मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ ताकि बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें, चाइना में आ सकें, पीएचडी कर सकें। दैट्स इट। तो मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर तैयब भट्ट के यूट्यूब चैनल का लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो आप लोग को जरूर जाना चाहिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं अबाउट स्कॉलरशिप्स, अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग मास्टर्स, पीएचडी, जॉब्स इन चाइना। तो आप लोगों को सर की वीडियो काफी हेल्प आउट करने वाली है। सो मस्ट गो एंड चेक सर यूट्यूब चैनल एंड या नाउ फाइनली वी शुड स्टार्ट द सेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि चाइना में पीएचडी करने के बाद जॉब्स का क्या स्कोप है? चाइना में पीएचडी के बाद जॉब आपको आसानी से मिल जाती है, काफ़ी वेलकम करते हैं। जिस तरह आप चाइना में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह पोस्ट डॉक्टर, रिसर्चर उसमें भी आपको वेलकम करते हैं। तो कोई इतना ऐसा मुश्किल प्रोसेस नहीं होता। जस्ट आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है कि मैं आपके पास जॉब करना चाहता हूँ, मेरा बैकग्राउंड ये है और मैं आपके बैकग्राउंड जो प्रोफेसर का बैकग्राउंड होता है उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है। इसी तरह एक्सेप्टेंस होता है कि मैं आपको रख लूँगा। वो आपको फिर एक इशू होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है कि कितना अर्सा ये बंदा इस प्रोफेसर के पास काम करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर जब हो जाता है तो उसके बाद ऑलमोस्ट आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैक्सिमम 2 वीक्स लगते हैं इस प्रोसेस को। तो इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता उसकी तरह, स्टूडेंट एडमिशन की तरह। तो ये क्वाइट क्विकली होता है। गुड हो गया सर कि मतलब चाइना में पीएचडी मास्टर्स करने के बाद भी सेम ही सीन होता है कि हमें जॉब इसीलिए मिल जाती है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पीएचडी के बाद तो सीन आसान है जॉब मिलने का। हाँ, जो चाइना में क्योंकि इनके पास अभी समझ लो आप यूँ यानी कि टैलेंट की मतलब ओल्ड एज ज़्यादा हो गए हैं लोग, तो वो वेलकम करते हैं कि कोई भी न्यू टैलेंट आए, तो नए यंग पीपल आए तो इनको ज़रूरत है, तो वो उस लिहाज से भी वेलकम करते हैं। गुड हो गया। सो यू गाइस मस्ट शुड कम टू चाइना फॉर योर मास्टर्स एंड पीएचडी बिकॉज जॉब्स का अच्छा सीन है चाइना में, इजीली आपको मिल रही है जैसे कि सर आपको बता रहे हैं। सर, अगर हम लोग जॉब्स की बात कर लें तो क्या लाजमी है कि हम लोग एजुकेशनल फील्ड में ही जॉब कर सकते हैं? अगर हम लोग को अपनी फील्ड से हट के चाइना में जॉब करनी हो देन इट इज पॉसिबल कि हमें जॉब मिल जाएगी उस फील्ड में? इज इट कंपल्सरी कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ इस तरह की जॉब्स करें? हाँ, बेसिकली पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं आए, तो हम सोचते हैं कि जस्ट एक पीएचडी आदमी सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है। ये ऐसी बात नहीं है क्योंकि हमारा एक्सपोजर नहीं है। जब हम चाइना में आते हैं तो यहाँ पे 2-3 कैटेगरी आगे आ जाती हैं कि आप एज अ रिसर्चर काम करना चाहते हैं। रिसर्चर उसी तरह होता है जिस तरह पीएचडी में आपने पब्लिकेशन करनी होती हैं, कोई मसाइल हल करने होते हैं, तो वो उसी तरह यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च कर रहा होता है। उसके पास क्लासेस नहीं होती यानी पढ़ाने के लिए, तो वो सिर्फ लेबॉर्ट्री में काम करता है। तो बाज़ फॉर मी मैं वो उसको बेहतर समझता हूँ, आसान समझता हूँ, क्योंकि इसमें आपको सुबह उठ के अगर आपकी क्लासेस हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं, लेकिन उसमें यह होता है कि आपको 2-3 क्लासें दे दी जाती हैं तो वो मुश्किल हो जाता है फिर पढ़ाना भी, यानी सुबह 7-8 बजे। तो यहाँ पे आपको दिन को सोएं रात को उठें कोई पूछने वाला नहीं होता, तो चिल लाइफ होती है रिसर्च करनी। मतलब जब मूड हुआ आप अपने इंडिपेंडेंट वर्कर होते हैं, तो उस लिहाज से फ्रीडम होती है। तो ये मैं आसानी से समझता हूँ। अब ये तीसरी आप एक तो होगी पोस्ट डॉक, दूसरी होगी कि यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर, तो उसमें कोर्सेज भी आपको ज़्यादा दिए जाते हैं, तो फिर रिसर्च वर्क ना भी इतना हो तो कोई मसला नहीं होता। तीसरा आ जाता है आपकी कंपनी, किसी कंपनी में जॉब करें तो कंपनी जो जॉब होती है वो सैलरीज भी हायर होती हैं और 9 to 12 उनकी जॉब होती है, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक।
तो वो एज अ पाकिस्तानी इतना चाइनीज़ तरह कुर्सी पे बैठना मुश्किल होता है मेरे हिसाब से, तो हमें आदत नहीं होती। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब की, तो जब मैं इनको देखता हूँ तो अपना कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग काम नहीं करते बेसिकली, जिस तरह इनकी वर्क एथिक्स हैं, जिस तरह ये पैशनेट होकर काम करते हैं तो उस तरह। सो बेसिकली 3 ऑप्शनें होती हैं आपके पास। आप इंडस्ट्री में, तीसरी जो थी बता रहा, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं यानी फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पे आप वही मशीनें ऑपरेट कर रहे होते हैं जो यहाँ पे आप कर रहे होते हैं। जिस तरह आपकी मेडिकल फील्ड में वो कार्डियक होती है, दूसरे एक्सरेज होते हैं, तो एक्सरे हमारे मटेरियल करैक्टराइजेशन वगैरह में भी यूज़ होती हैं, FTIR होती है। तो उसी तरह यानी एक PhD आदमी ही उस चीज़ों को समझ सकता है, एक वेल ट्रेंड स्किल्ड आदमी। तो ये 3 ऑप्शनें होती हैं चाइना में आप जॉब कर सकते हैं। एक ये रिसर्च कर सकते हैं, दूसरा टीचिंग, और तीसरा इंडस्ट्री में चले जा सकते हैं। तो इंडस्ट्री में मेनली आपको रिक्वायर उन्होंने लिखा होता है, मोस्टली जो जॉब्स होती हैं कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो PhD के बाद, तो रिसर्च में तो आदमी थोड़ा सा मैच्योर मज़ीद हो जाता है वही प्रैक्टिस करते हुए, तो ये मोस्टली होती है। तो उम्मीद है, मेरा भी एक दफ़ा शौक है कि इंडस्ट्री में लगाया जाए ताकि रियल लाइफ प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। यहाँ पे तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, पेपर वर्क, तो जहाँ पे वो फैक्ट्री में वो जो चीज़ें हम यहाँ पे कह रहे होते हैं इसमें इस तरह बेहतरी की जा सकती है, वहाँ पर जाके देखना, वो यानी अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड PhD आती है, तो वो उससे भी काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो नेक्स्ट उम्मीद है नेक्स्ट आफ्टर 2-3 ईयर आई विल जॉइन इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और सर एज लिमिट क्या होती है? लाइक अगर मैं PhD में अप्लाई करना है, आई लिसन की कोई 35 इयर्स आपकी होनी चाहिए? नहीं, PhD के लिए अप्लाई करने के लिए ये जो एज लिमिट है वो है 40 इयर्स, यानी 40 इयर्स तक आप कर सकते। तो इवन चाइना में मेरा एक दोस्त था, तो वो बहुत ही टैलेंटेड था, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे मैं PhD में एडमिशन करवाता हूँ, तो वो कहता मेरा मे बी ओवर एज 42 था। फिर मैंने मेरे जो इंटरनेशनल ऑफिस से बात की, तो उन्होंने कहा कि इसका एडमिशन स्पेशल नहीं, आप कहते हैं तो हम कर देंगे, लेकिन ये काफ़ी ओवरेज है। आई थिंक अगर वो, लेकिन उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम थे, वो नहीं हो सका, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी इजाज़त दे ही दे। 40 ईयर चाइना में लिमिट है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हमें जॉब में अप्लाई करना है, देन जॉब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा? और सर एक बंदा जिसने अपने कंट्री से PhD की हुई हो, लाइक पाकिस्तान से, इंडिया से, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए चाइना में? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। इसके 2-3 तरीके हैं। 1-2 तो वेबसाइटें हैं कि आप जस्ट गूगल पे सर्च करें कि उसमें है लिंक्डइन है मेनली वेबसाइट, जिससे पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो वहाँ पे और भी प्रोफेसर होते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे जॉब्स आती रहती हैं लिंक्डइन पे कि हमें ये इस स्किल का आदमी चाहिए वहाँ पे। तो जब आप अपना अकाउंट बनाया होता है कि इस स्किल का, यानी मुझे ये स्किल आती है, तो ऑटोमेटिकली वो लिंक्डइन मैच करना शुरू कर देता है। उसको भी सजेशन में जाता है और आपकी भी सजेशन में आता है कि तुमने इसमें अप्लाई करना है। वहाँ पे अपनी इंटरेस्ट बता दो कि मैं फार्मेसी और इसमें जाना चाहता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक उसमें आपको सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं कि सजेशन आना शुरू हो जाती हैं कि ओ इसमें जॉब चाहिए। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा डायरेक्ट तरीका ये है, ये में भी वो टाइम कंज्यूम है, आपको रखते नहीं रखते, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो एक और इनडायरेक्ट वे होता है कि जो रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं लोग, मास्टर में पढ़ रहे हैं या PhD के दौरान आपने पढ़े, तो उनमें प्रोफेसर्स के ईमेल लिखे होते हैं, तो आपने जस्ट वही कोई 2-4 पेपर, रिसर्च पेपर उठाने हैं, उनको ईमेल करनी है, तो किसी एक में आपका काम हो जाता है। तो ये सबसे ईजी सिंपल डायरेक्ट वे है PhD में या पोस्ट डॉक में अप्लाई करने के लिए। तो सर मतलब अगर कोई आपसे राब्ता करे जॉब्स अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, सो आप हेल्प कर सकते हैं? हाँ, या आप कर रहे हैं? डेफिनेटली मैं हेल्प कर सकता हूँ। मेरी सजेशन भी चलती है कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करूँ। इवन हमें यूनिवर्सिटी वालों ने रिसेंटली कहा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप बुलाएं PhD में, मास्टर्स में। यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि वो ये कहते हैं कि आप लोग जो फॉरेनर टीचर रखते हैं या फॉरेनर पोस्ट डॉक रखते हैं या व्हाटएवर, उनको वो कहते हैं कि आप बेसिकली, हमारे पास चाइनीज़ स्टूडेंट तो बहुत कम आते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हमें चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, तो वो थोड़े यानी अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। तो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आप अपने कंट्री से स्टूडेंट बुलाएं, अपने रिसर्च ग्रुप बनाएं, फिर रिसर्च करें, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये चीज़ होती है। अब उनको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी देती है, हमें भी फीस जो सैलरी होती है यूनिवर्सिटी देती है। तो ये इनकी एक पॉलिसी बनी हुई है। तो वो जिस टीचर को रखते हैं उनको ये इनकरेज करते हैं कि अपने कंट्री से बुलाओ, क्योंकि वो आएंगे तो उनकी रैंकिंग ज़्यादा होती है जितने ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो ये एक पॉलिसी इनकी चल रही है।
So you guys can contact Sir Tayyab Bhatt. मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम का लिंक आपसे शेयर कर दूंगी अगर आप लोग को जॉब्स के हवाले से या फिर पीएचडी मास्टर्स के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। Sure. और सर अगर हम यहाँ पे जॉब करते हैं चाइना में, देन हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक लिविंग प्लेस कुछ भी? हाँ, आपको फ्लैट दिया जाता है, उसमें सब चीज़ें होती हैं। हाँ, यानी फ्री, ऑलमोस्ट फ्री होता है, यानी फ्री होता है सब कुछ। आप में भी आपने इलेक्ट्रिसिटी देनी है बिल, तो वो ना होने के बराबर ही होता है, तो ऑलमोस्ट वो भी फ्री होता है। जिस हिसाब से आपकी सैलरी होती है वो नज़र नहीं आता कि कोई खर्चा हो, तो आपने सिर्फ जो सैलरी होगी ना उसमें से कोई टैक्स होता है और ना और कोई चीज़, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका खाना होता है। वो आप जानते हैं बेहतर के यहाँ पे खाना पाकिस्तान की निस्बत सस्ता है, तो इवन चिकन फिश, तो ऑलमोस्ट चाइना, मैं जो आफ्टर 4 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद सोचता हूँ चाइना पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका है। ये चाइना जो है आप यूँ कह लेंगे एशिया का अमेरिका है। आप यहाँ पे आए तो आप जिंदगी बदल जाएगी कुछ अरसे बाद आप, तो ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने कहा है कि इतनी अच्छी हमारी सैलरी होती है कि हमें बिजली के बिल से या फिर खाने पीने के छोटे मोटे खर्चों से फर्क नहीं पड़ता। सो आई रियली वांट टू आस्क यू कि सैलरी पैकेज क्या मिलता है हमें आफ्टर डूइंग पीएचडी हियर इन चाइना? सो सैलरी पैकेज मैं आपको यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बता दूं जो मोस्टली चलती है यूनिवर्सिटी की, मतलब ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी उसके राउंड अबाउट उन्होंने क्राइटेरिया बनाया होता है ABC। सो कैटेगरी A में आपको मिलते हैं 2.5 लाख RMB। उसको यूँ आप कह लेंगे अभी की करेंसी में आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 33 या 30 आप कर लें, तो एक कैटेगरी जो आपकी साल की बनती है वो बनती है तकरीबन 75 लाख पाकिस्तानी, तो 25 या 75 अगर आप 30 के हिसाब से करें। कि B कैटेगरी ये है कि आपको 2 लाख यानी 60 लैक्स मिलते हैं आपको पर ईयर। कैटेगरी C है वो कैटेगरी, उसमें आपको मिलते हैं 1,50,000, तो वो बनते हैं RMB जो है, तो वो बनते हैं तकरीबन 45 लाख। ये सबसे मिनिमम है। इवन यहाँ पे ऐसे भी यानी कुछ गोंगडोंग प्रोविंस ऐसा है जहाँ पे आपको यूँ कह लें कि इवन मैं भी वहीं पे अभी ट्राई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको दिया जाता है तकरीबन 4 लाख युआन, 3,50,000, अबव 3 लाख इज नॉर्मल, यानी 90 लाख रुपए पाकिस्तानी एक साल की सैलरी होती है। तो उसमें से आप खर्चा बहुत साल का बहुत दबा के कर लें तो 10 लाख ही बनता है, बाकी सारी आपकी, क्योंकि चाइना का आपको पता है यहाँ पे खाने का और रिहाइश का कोई खर्चा नहीं होता। सो इतना राउंड अबाउट। तो PhD के लिए आए क्योंकि समरात का पता नहीं होता कि PhD के बाद मिलेगा क्या, तो लोग इस तरफ अटेंशन नहीं होती। PhD करें उसके बाद आपकी सारी जिंदगी ये लाखों में ही रहेगी। और सर कुछ लोग समझते हैं कि चाइना में लाइफ हम यहाँ पे भी टाइम गुजार रहे हैं, हमें पता है कि चाइना में लाइफ बहुत इजी है अगर हम लोग फाइनेंशियली बात कर लें या फिर लिविंग स्टाइल के हवाले से बात कर लें, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो हम पे बहुत ज्यादा लॉज हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सो आपका 4 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है चाइना में, तो आप इस हवाले से क्या कहें? ये पॉलिटिकल सा क्वेश्चन है, सियासी सा क्वेश्चन है, और इसमें मैं यूँ कह दूँ कि हमें गर्ज होती है काम से और माल से। सो हमसे वो राय पूछेंगे आपने हम चाइना का प्रेसिडेंट कौन सा रखना है, तो ये मैटर नहीं करता। बाकी लाइफ हमारी आज़ाद है ऑलमोस्ट, कोई कभी किसी ने पूछा नहीं किधर जा रहे हो किधर नहीं आ रहे। सो जितनी अय्याशी कर सकते थे हमने की। एज मैं अपना 4 साल का कंपेयर करता हूँ कि मैं कहाँ पे खुश था, तो ओबियसली चाइना में खुश हूँ कंपेयर टू जो मैंने 26-27 साल पाकिस्तान में गुजारे। सो लाइफ यहाँ पे अच्छी है कंपेयर टू आज़ाद है। तो इसमें हर आदमी को, इवन हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ मेरे प्रोफेसर ने बताया कि हम सिर्फ 3 लोग वोट दे सकते हैं, और उस इवन वो भी एप्लीकेबल नहीं है। वो मेरा प्रोफेसर सिर्फ टॉप के वो जो आपको ड्यूरिंग PhD आपको वो गाउन्स और वो डिग्री देते हैं, वो उनमें से 3 होते हैं, यानी वो रजिस्ट्रार और समथिंग उस लेवल प्रेसिडेंट वगैरह। तो हर आदमी की राय ज़रूरी नहीं होती कि मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, ये गलत बात है। यानी मेरा जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, तो आप हर आदमी से राय लेते रहें तो हर आदमी फिर मुल्क नहीं बनने वाला। सो जो स्पेशली अनएजुकेटेड कंट्री है हमारे जो परसेंटेज है उस लिहाज से लाइक पाकिस्तान, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि यहाँ पे 3 लोग लेते हैं यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे 1 आदमी होना चाहिए, यानी इतनी सख्ती, तब जाके किसी जगह मुल्क यानी तरक्की करेगा। पॉलिटिकली आप इवन शहरी हैं तो अब भी आपको ये हक नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे भी उनको हक नहीं है, तो हम तो हैं ही फॉरनर यहाँ। तो बहरहाल हमारा जो मकसद होता है कि एजुकेशन फ्री की लेनी है, अच्छी जिंदगी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो दैट्स इनफ। जी बिल्कुल सर। और सर चाइना में जॉब करने के बाद
बाद अगर हम यहाँ पे कोई बंदा शादी कर लेता है चाइनीज से, कुछ भी मसला होता है, देन क्या सर हमें नेशनैलिटी मिल जाती है चाइना में? चाइना में सिर्फ पीआर मिल सकती है, नेशनैलिटी जो पासपोर्ट जिसको कहते हैं नेशनैलिटी वो नहीं चाइना दे। इवन मैंने रिसेंटली मैंने पहले सुना हुआ था कि 4 साल वर्क वीजे पे हो आदमी तो उसको पीआर मिल सकती है। पीआर का ये फायदा होता है कि वो उसको सालों साल वीजा लगवाने की जरूरत नहीं होता, वो 10 साल के लिए जब चाहे जहाज पे बैठे आ सकता है, जब जाना चाहे वहाँ। तो कुछ राइट्स जो है यानी कि जो हाउस बाइंग है चाइना में वो ये होता है कि आप फॉरनर इंस्टॉलमेंट पे नहीं खरीद सकता, वो उसने जितने भी पैसे हो या फ्लैट खरीदना है तो वो एकदम उसको पे करना, जो कि काफ़ी महंगा होता है, वो इस तरह मुश्किल होता है। सो वो राइट उसको मिल जाता है। बहरहाल ये है कि 4 साल का प्योर वर्क वीज़ा हो जिसमें से 9 मंथ उसने एवरी ईयर यानी 36 माह वर्क वीज़े पे उसने गुजारे हों, चाइना के अंदर रहा हो, तब वो एप्लीकेबल होता है अप्लाई करने का। तो इसमें दूसरी बात है, अगर आपने शादी की है तब आपको पीआर मिल सकती है, पासपोर्ट फिर भी नहीं मिलता। तो पीआर मतलब वो आज़ादाना आ जा सकता है, यहाँ पे कुछ राइट्स मिल जाते हैं, लेकिन वो पासपोर्ट वाले यानी राइट्स नहीं मिलते, पासपोर्ट नहीं मिलते। तो इस लिहाज से ये में भी अगले कुछ सालों में ये कम करें, लेकिन ओबियसली हमें हमारे पास चाइनीज़ पासपोर्ट हो, हम लगते नहीं शक्ल से। तो ये एक इसी तरह ये जिस तरह एक पूरी नेशन ने अपने आप को ब्रांड है, एक जिस तरह अरेबिक है या चाइनीज़ है, ये एक ब्रांड है, ये आपको उन्हीं के एरिए में मिल सकते हैं। पाकिस्तान में कोई अरबी नहीं आपको मिलेगा, या पाकिस्तान में चाइनीज़ या इस तरह पासपोर्ट के साथ। तो ये एक हाई क्वालिटी ब्रांड्स हैं, तो ये नहीं देते जो मर्जी हो। तो इस लिहाज से रिसेंटली ये डिस्कशन चल रही थी, लोग पूछते थे कि हाँ अब मैं भी आप आगे क्वेश्चन करेंगे कि चाइना में ही रहना चाहिए या दूसरे यूरोप में भी जाना चाहिए। तो एट द मोमेंट सैलरी के हिसाब से चाइना अच्छा है, यहाँ पे टैक्स नहीं, आज़ाद लाइफ है। लेकिन जब आप देखते हैं कि फॉरेन लाइफ पासपोर्ट के चक्कर में यानी वो आपकी आगे यानी आपके यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं, तो वो तो फिर उसी तरह सफ़र करेंगे। बच्चों के लिहाज से देखना है, फ्यूचर है, तो वो यूरोप में आप जाएंगे तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ पे फिर आप सारे राइट्स रखते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो गया। सो इन शॉर्ट कुछ अर्सा चाइना में लगाएं, एजुकेशन फ्री की हासिल करें, थोड़ा सा लगाएं, फिर यूरोप की तरफ निकलने की कोशिश करें, क्योंकि फिर आपको पासपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो पासपोर्ट नहीं है तो आप इवन चाइना से बेशुमार माल इकट्ठा कर लेते हैं। तो पासपोर्ट की एक अपनी वर्थ होती है, पैसा भी वर्थ यानी वैल्यू रखता है, पासपोर्ट भी वैल्यू रखता है। तो सम टाइम ये होता है कि जो ममालिक स्पेशली चाइना एंड अरेबिक कंट्री ये आपको यानी 60 ईयर के बाद आपको कहते हैं कि हम पीआर भी नहीं आपको देते। तो जब तक आप में जान है, आप यूज़ करते हैं, तो आप काम करते हैं, तो आपको ये देते रहते हैं। लेकिन ये है कि ये अगर पासपोर्ट हो तो ये आपको निकाल नहीं सकते। सो आप फिर लोग मूव करते हैं यूरोप की तरफ, वो इसी वजह से कि वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है। तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे पीआर देंगे कि नहीं, मुझे 4 साल हो गया, तो मेरे 3 साल स्टूडेंट के थे और 1 साल वर्क का। तो उन्होंने कहा क्लियरली नो, कि आपके क्लियरली 4 साल वर्क पे होंगे तब हम पीआर देंगे। सो अगर यही मैंने टाइम यूरोप में सर्व किया था तो इस टाइम पीआर का पासपोर्ट भी मिल जाता था। सो ये एक चीज़ ध्यान में रखें। तो कुछ स्टार्ट पे आप चाइना में रहें, थोड़ा सा माल इकट्ठा करें, अपनी 1 डिग्री करें यहाँ से, फिर आप निकलें यूरोप की तरफ। वहाँ से आपको 2 फायदे होंगे, एक तो पैसे तो मिलने ही मिलने, ऊपर से पासपोर्ट मिल जाता है फ्री। तो ये पॉलिसी है। शुरू में चाइना बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे ना आइट्स चाहिए होता है, ना कुछ सिंपल सी फीस होती है, और टेस्ट भी नहीं होता, और आदमी पहुँच जाता है चाइना, और डिग्री भी आसानी से हो जाती है। सो नेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान की तरफ ना डायरेक्शन करें, जो मेरा एक्सपीरियंस है और मैं किसी को एडवाइस करता हूँ। बाकी यूरोप की तरफ आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शन है, ये सबसे बेहतर है। एंड यू गेस राइट, मैं यही आपसे क्वेश्चन पूछने वाली थी। सर जो स्टूडेंट्स अभी मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, और जो बंदे अभी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें, टिप्स जिनसे वो आगे के सफर को आसान बना। हाँ, वो एक ही एडवाइस करूँगा जो मैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो मास्टर और पीएचडी कर रहे होते हैं, कि मोस्टली को कोई CSC स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो उसी पे बैठ जाते हैं कि अब हमें 3500 लगे हुए हैं यानी स्कॉलरशिप, तो वो उसी पे लेट जाते हैं। तो बहुत सारे लड़के एक्सटेंड कर लेते हैं डिग्रियाँ कि ओह कोई मसला नहीं, हम इंजॉय कर रहे हैं या ये कर रहे हैं।
तो एक आगे उसकी मैं बात बता दूं कि पोस्ट डॉक की एज लिमिट है 35। मतलब मेरे सीनियर और मेरे अभी कई लड़के, मैं कल परसों मिला नानजिंग यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट हुए, मैंने पूछा एज कितनी है, कहता है 35। अब वो एक ही पोस्ट डॉक कर सकते हैं, तो आगे उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मतलब मैंने 30s में PhD की थी, अब मैं 5 साल पोस्ट डॉक कर लेता हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मैं आगे असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता हूँ, तो वो ईजी हो जाता है क्योंकि इतना लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये बात होती है। लेकिन अगर आप मोस्टली क्या करते हैं, मिस गाइड ये होती है या कोई गाइड नहीं करता PhD के बाद, तो कि PhD कोशिश करें जल्दी से जल्दी आपकी हो जाए। और आज जब आदमी करने पे आता है तो 6 माह साल लगाए जोर, तो वो जो 4 साल 5 साल पे जा रही होती है वो 3 पे आ जाती है, ऐसा मसला नहीं होता। तो हम मोस्टली ये सोचते हैं ओह स्कॉलरशिप लगा हुआ है, जाने दो, एंजॉय करो लाइफ, यहाँ पे फ्री का फ्लैट मिला हुआ दूसरा दिन। तो जब आप पोस्ट डॉक में आएंगे तो आपकी जितना ये कह लेंगे पूरे साल का स्कॉलरशिप होता है वो 1-2 माह में मिल जाता है। तो बेहतर है जल्दी करके, वो जो आपने 5 साल लगाने हैं उसकी जगह 3 साल में करके 1 साल लगाएंगे तो आप 3 साल का स्कॉलरशिप ले सकते हैं 1 साल में। सो ये पॉलिसी है, ये एडवाइस है जो मास्टर और PhD करते हैं कि जितनी जल्द हो सके अपनी मास्टर्स या PhD कंप्लीट करें ताकि आपको आगे वो आसानी रहेगी। एज का बड़ा इशू आ रहा है क्योंकि वो अभी यानी कुछ पहले ये 40 साल थी, फिर 38 पे इन्होंने लाई पोस्ट डॉक की, फिर 35 पे, तो कुछ सुनने में आया कि अब ये 32 पे लेके आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चाइनीज़ जो है वो 27 में PhD कर लेते हैं। मैंने तो 2-3 साल पाकिस्तान में जॉब की थी तब 30 पे है, अदरवाइज 27 में PhD हो जाती है, तो जो कंटिन्यूसली पढ़ रहे होते हैं। तो वो ओबियसली उनके लिए भी फिर 32 साल नहीं, मेरे साथ कुछ चाइनीज से जो 28 में ग्रेजुएट हुए, 28 में, मुझसे भी यंग थे 2 ईयर, बट नॉट पाकिस्तानी या कोई फॉरनर नहीं था, वो आमतौर पे 32, 33, 34 पे पहुंच जाते। सो जल्द अज जल्द PhD करें, आगे समरात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उनसे आप मुस्तफीद हो सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और सर जो जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सम टिप्स फॉर देम। जॉब्स के लिए आप जब आपका आखिरी साल हो ना, मसलन बैचलर के बाद अगर आप मास्टर में के लेवल की जॉब करना चाहते हैं या मास्टर के बाद जॉब करना चाहते हैं, तो आपका जो लास्ट ईयर होता है जिसमें आप थीसिस वगैरह लिख रहे होते हैं, उस साल में आपने अप्लाई करना शुरू कर देना होता है। अदरवाइज जब आप एंड पे आके पता लगता है आखिरी 2 माह में वो मेरा वीज़ा भी ख़त्म होने वाला है और मैंने किधर अप्लाई भी नहीं किया, तो उस वक्त जब 1 साल रह जाता है, यानी लास्ट ईयर होता है किसी भी डिग्री का, तो वो मोस्टली यहाँ पे चाइनीज़ जो होते हैं वो उन्होंने बुक कर लिए होते हैं कि मैं उस कंपनी के पास जाऊँगा या उस कंपनी के पास जाऊँगा। सो आपने आखिरी साल में काफ़ी टफ हो जाता है कि वो स्टडी भी क्लियर करनी है और थीसिस वगैरह भी आ जाता है दूसरा तीसरा, तो और साथ जॉब भी अप्लाई करनी होती है। तो मुझे यहाँ पे जब मैं था वायरस की वजह से ना तो कोई सीनियर था ना किसी ने बताया, तो आखिरी कंडीशन में यानी आखिरी माह में मैंने कहा हो जाएगा, लेकिन यह है कि वो जब बहुत ज़्यादा काम होता है थीसिस वगैरह का भी और फाइलें मुकम्मल करनी, उस वक्त आदमी 1 माह में ढूंढे तो मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल फिर मैं इसी अपनी यूनिवर्सिटी में एट द मोमेंट वहाँ पे मैं एडजस्ट हो गया था। तो लेकिन ये है कि उसके बाद जो मैं किसी को गाइड करता हूँ वो मोस्टली लोग 1 साल पहले करते हैं, 1 साल पहले स्टार्ट करते हैं जॉब के लिए, अगर आपने करना भी है तो। वो उसकी 2-3 आपको मैंने वेबसाइट बताई है, यानी इंडीड है, इंडीड खोलेंगे तो उसके सजेशन में जो लिंक होंगे तो वो गूगल से उनमें भी आप अकाउंट बनाएं, आपको आ जाती है, वहाँ से भी लिंक उठाएं। और जो आपके पेपर कर रहे हैं, जो कोई प्रोफेसर है आपकी बुक में नाम है, उसको भी ईमेल करें, प्रोफेसर मैं आपको पसंद करता हूँ, आपकी डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, तो काम चलता है इसी तरह होता है काम यहाँ पे जॉब का। गुड हो गया सर। सर अब कंक्लूजन पे आते हैं, तो आप ओवरऑल आपका चाइना में कैसा एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा अगर हमें बता दें। आपने कुछ डिफिकल्टीज फेस की हो या फिर ऐसा सारा आपका सफर रहा है यहाँ तक का? डिफिकल्टीज जो थी वो स्टार्ट में थी, थोड़ी सी लैंग्वेज की वजह से हुई, आदमी को बाज़ का फ्रस्ट्रेशन हो जाती, गुस्सा आ जाता है, कोई चीज़ ऑनलाइन बाय करता है वो ख़राब भेज देता है, वापस कैसे भेजनी है वो तुम यानी जान पे आ जाता है आदमी के, तो उस वक्त वो मैटर भी बहुत करता होता है। स्टार्ट में इतना आदमी के पास स्कॉलरशिप भी नहीं होता, तो बाद में जब आपको लैंग्वेज आ जाती है, अभी तकरीबन 2 साल के बाद 2.5-3 के बाद इतनी उसको हेलो हाय हो जाती है, उसको चीज़ें सब पता चल जाती हैं, तो उसके बाद ऐसे ही लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में ही घूम रहा हूँ। ये ऐसे बिल्कुल नहीं महसूस होता कि वो चाइना में है। जब आप बाहर निकलेंगे वो सारे आपको जानते होते हैं कि 3-3 साल से यहाँ पे रह रहा है, तो वो आपको जुगते भी उसी तरह शुरू कर देते हैं, और 2 दिन होगा नज़र नहीं आया किधर था, तो आदमी कहता है इस तरह। तो फिर महसूस नहीं, जब आपको लैंग्वेज आ जाती है तो फिर आपको दोस्त भी कुछ बन जाते हैं, तो फिर आपको महसूस नहीं होता कि मैं आप चाइना में हैं या पाकिस्तान में।
है। फिर आपसे घर वाले पूछते हैं कब आप आओगे, तो आपका दिल होता है ना ही जाऊँ तो बेहतर है। तो ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से जो ख्वाहिशात थी मेरी कि इस तरह लग्जरी लाइफस्टाइल हो, सरकार दे और मैं पढ़ूँ, तो वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हैं। इंसान जो ख्वाहिश सोचता है वो पूरी हो जाती है, मैंने हिसाब लगाया, और 2-3 साल के बाद हो जाती है। आप अगर कार मकान की भी रखते हैं तो आप काम शुरू करते हैं, जॉब करते हैं, मैं कार मकान में, वो 2-3 साल के अंदर हो जाती है। तो कोई ख्वाहिश हो जिसको 10-15 साल लगे, वो ख्वाहिश होती है। ये फिर आदमी 2-3 साल बाद मुतज़लज़ल सा हो जाता है। तो ख्वाहिशात बड़ी रखें। तो बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस चाइना में रहा बहुत अच्छा रहा कि जब मैं अपने 30 साल का ग्राफ बनाऊँ यहाँ से यहाँ तक, तो जो 3-4 साल हो गए मेरे चाइना में, तो वो बड़ा रोशन, इवन सांस लें तो वो भी फ्रेश एयर मिलती है यहाँ पे दही। तो ये यानी मेरा एक्सपीरियंस, तो जो मैंने सोचा था, जो ख्वाहिश थी टॉप लेवल की, सारी पूरी हो गई। अब मैं ख्वाहिशें सोचनी पड़ती है कि नई कौन सी ख्वाहिश बनाई जाए जो पूरी की जाए। तो ये चीज़। सर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी। आपने कहा है कि मेरा ऐसे ग्राफ रहा है, तो सर नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन होगी अगर आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बता दें कि आपने कैसे पाकिस्तान से स्टार्ट किया और आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा, पाकिस्तान ताकि में एक आम बंदा जी ताकि एक आम बंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है अपने घर में एंड ही हैज नो सोर्सेज, सोच रहा है कि मुझे अभी फर्दर क्या करना है, ताकि उसके पास एक मोटिवेशन हो आपकी कि हाँ भाई अगर डॉक्टर तैयब कर सकते हैं देन मैं भी कर सकता हूँ। सो समथिंग अबाउट यू दैट कैन मोटिवेट अदर पीपल। तो फिर मैं शुरू कर दूँ अपना, यानी कि यूँ कह लें बैचलर से। बैचलर में इतना आदमी को पता नहीं होता, वो जस्ट जिस तरह घर वाले कहते हैं उसी तरह एजुकेशन ले रहा होता है, धक्के से ही नमाजें पढ़ रहा होता है और धक्के से ही एजुकेशन ले रहा होता है। जब मास्टर्स के एंड पे मैं पहुंचा, इस्लामाबाद में था उस वक्त, मैं प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में, उस वक्त यानी आदमी को समझ आ जाती है, मैच्योरिटी वो 23-24 तक पहुंच जाता है उस वक्त। तो उस वक्त मैच्योरिटी आ जाती है, आदमी को समझ आती है कि एजुकेशन का मकसद क्या है। ये कोई सिर्फ डिग्रियां नहीं होती, बेसिकली ये होता है कि आदमी एक बैचलर, मास्टर और PhD, आप तीनों से एक क्वेश्चन करेंगे तो वो उसका डिफरेंट जवाब देंगे अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन। एजुकेशन मीन के उनकी ज़हनी बलोगत कितनी है, कितने वो मैच्योर हैं एजुकेशन में। बैचलर का आदमी 2-4-5 साल नेक्स्ट आपको मशवरा देगा, मास्टर वाला उससे आगे 7-8-10, PhD ये आपको पूरी यानी लाइफ चेंज करने का बता सकता है। तो मैं PhD का भी एक्सपीरियंस शो करूंगा कि PhD के बाद कैसा महसूस होता है आदमी को। पहले बंदा दुनिया को किस तनाज़र से देखता है और PhD के बाद किस तनाज़र से देखता है। तो ये दूर अंदेशी पैदा करता है आपका, यानी मास्टर, PhD, बैचलर, ये डिफरेंस होता है। सो जब मास्टर्स में था तो मुझे थोड़ा सा शौक पैदा हुआ, समझ आई कि एजुकेशन से जब आप अपनी फील्ड लाइक आपकी मेडिकल फील्ड है तो आप कोई पुर्जा ठीक कर लेते हैं या उसको एजुकेशन थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको एक टेस्ट पैदा हो जाता है, चाशनी सी आती है उसकी। तो आदमी कहता है यही हर वक्त कोई दोस्त भी हों तो वही डिस्कस करें। फिजिक्स, मेरा मतलब फिजिक्स था तो वो फिजिक्स, बैचलर में मुझे ये फिजिक्स सब्जेक्ट पसंद था। तो ऐसा था, मेरी ख्वाहिश होती थी ना कभी मास्टर की, ना कभी किसी कोई सीनियर था वो पूछ सकूँ मास्टर में क्या होता है। तो ऐसा था कि ये इस्लामियात और उर्दू और ये दूसरी और ये मैथ शैथ ना हो, ना केमिस्ट्री हो, सिर्फ फिजिक्स डिस्कस। फिजिक्स भी अपनी लिहाज से इतनी बड़ी वसत है। तो फिर मैंने जब मास्टर्स में आया तो वहाँ पर यानी एक सेमेस्टर होता है, उसमें 6 की 6 बुक्स फिजिक्स की होती हैं, कोई और उर्दू इस्लामियात नहीं होती। वहाँ पे तो मज़ा आ गया, यानी अब तो कोई उर्दू सबसे मुश्किल मुझे लगती थी, सीधी बात है, और कम नंबर आते थे मेरे उस, तो वो उससे मुझे काफ़ी नफरत सी होती थी। नफरत क्या मतलब, वो कोई नहीं, यानी टेस्ट नहीं था, टेस्ट मेरा फिजिक्स का था, टेक्निकल सा जहन था। तो फिर मैंने वहाँ से मास्टर की, और मास्टर्स के यानी 3rd और 4th सेमेस्टर में मुझे समझ आई कि एजुकेशन क्या चीज़ है। तो अब ओबियसली मास्टर के बाद हर आदमी ने कोशिश करनी होती है कोई जॉब मिले ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, दिखा सके कि मैं भी किसी काबिल हूँ। वो यही कहते रहते हैं सारी ज़िंदगी पढ़ता ही रहूँगा। सो उसके बाद फिर ख्वाहिश थी, उसके बाद मैंने इमीडिएटली मास्टर के दौरान भी मैं पुलिस की ट्राइंग वगैरह देता रहा, क्योंकि फिजिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरी पहले ही रगबत ज़्यादा थी। तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं एजुकेशन की तरफ आऊँ, टीचर वगैरह हूँ। मेरी बैचलर की डिग्री टीचिंग से मुतालिक थी, BS एड बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन। बट ये मेरी इंटरेस्ट जो थी वो स्पोर्ट्स की तरफ थी, तो पुलिस की तरफ रगबत जाती थी ज़्यादा, तो जहाँ पे खेलने कूदने का ज़्यादा काम हो और पढ़ने से थोड़ा दूर हो काम। सो फिर मैंने पुलिस ज्वाइन की। जब पुलिस में ज्वाइन किया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये यूनिफॉर्म, इवन आर्मी या पुलिस, ये देखने में ठीक लगती है, जिसने पहनी हो उसको पता होता है कि कैसी है। तो वो अंदर की जो डिसिप्लिन और ये और
दूसरी चीज़ें होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी नज़र आती हैं। तो वो बाय से मजबूरी हिसाब ने यूनिफॉर्म पहना होता है। वो अगर उसको कोई सिविल और कोई जॉब दी जाए ना रिलैक्स सी, तो वो उसको कहता है बेहतर है, ये हमसे बेहतर। तो बहरहाल 2016 में 16 में मई में मैंने पुलिस ज्वाइन की। फिर 9 मंथ की ट्रेनिंग हुई, जनवरी में हम पास आउट हुए और उसके बाद कोई 6 माह मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जॉब भी की एज अ कांस्टेबल पुलिस। फिर उसके बाद अब ये ख्वाहिश थी कि यहाँ से निकला जाए तो फिर भी कोई सरकारी नौकरी ही हो, क्योंकि सरकारी नौकरी के भी अपने ही मज़े होते हैं। बेशक काम करो ना करो सरकार पैसे देती रहती है, तो वो लत सी आदमी को लग जाती है। उसके बाद मैंने 2017 में NTS पास किया, प्राइमरी या मिडिल टीचर, प्राइमरी टीचर का था। बहरहाल हमारे मेरिट सिलेक्शन हुई, तो उसमें 2017 सितंबर में मैंने पुलिस से रिज़ाइन दिया और ऑफिशियली मैं टीचर एज अ टीचर ज्वाइन हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि तुमने पुलिस क्यों छोड़ी और टीचर क्यों एज अ ज्वाइन हुए। तो मैं, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे यहाँ पे टाइम मिलेगा, मैं कोई बाहर के लिए अप्लाई करूँगा, क्योंकि पुलिस में आपके पास 10 आवर मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, तो आपके पास टाइम नहीं होता इसके बाद बचता कि आप किसी दूसरी तरफ के बारे में सोच सकें। तो फिर मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई, टीचिंग में हो गया। तो मैं उनको बताता था कि आपको पता कि एक बड़ा जंप मारने के लिए, या बड़ी नाली हो या बड़ा नदी सी हो, तो उसको जंप मारने के लिए आप थोड़ा सा पीछे आते हैं और दौड़ के जंप मारते हैं। तो इवन सैलरी भी कम हो गई, रैंक भी कम हो गया। तो सिर्फ ये था कि टाइम मिलेगा तो मैं इधर से भी जान छुड़ाऊँ किसी तरह, क्योंकि मैं घर वालों को कहता था कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, सरकारी नौकरी, मैं और कोई काम करूंगा प्राइवेट जिसमें पैसा ज़्यादा हो। तो वो परेशान हो जाते थे, क्योंकि वालदेन होते हैं तो वो सोचते हैं बस मुंडा स्टेबल हो जाते हैं, हूँ ये पागल छड़न दे चक्कर ही लगे। बट उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती जो आपको नज़र आ रही होती है। तो ना आपके दोस्तों को वो नज़र आती है और ना आपके वालदेन को नज़र आती है, सीधी बात। तो वो उसी तरह परेशान। इवन जब मैं 2018 में चाइना में सितंबर में आया, वो यानी टीचिंग से मैंने ऑफिशियली रिज़ाइन किया। तो जब मैं चाइना आने लगा तो मेरी वालदा कहती, मैं एक साल में मुझे 2019 में कहने लगी, जब मेरे यहाँ पे भी पार निकल आए, हालात ज़बरदस्त हो गए, तो कहती मैं तेरे बारे में परेशान थी कि तू अब चाइना में पहली दफ़ा जा रहा है, क्या करेगा, कैसी ज़िंदगी होगी। तो उनको थोड़ा सा डर सा होता है कि ये बच्चा पता नहीं क्या बनेगा, इसका नौकरी भी छोड़ गया, पता नहीं इसका भी फ्यूचर कैसा होगा। तो बहरहाल मैं आपको ये बताऊँ अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कि जहाँ पे लोग कहें ना जाओ, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। और दूसरी बात है जो होती है ना कि डर के लोग क्या कहेंगे, लोगों की राय कैसी है, यू शुडंट केयर अबाउट दैट, कि उसके बारे में कभी ना सोचो क्या कि आदमी को गुस्सा ही। जब मैं आने लगा तो मेरे वालिद साहब बता रहे थे कि 2017 की बात है, तो वो मुझे कहते हैं कि किसी को बताया ना करो, इस्लामी नुक्ता नज़र से लोग हासदीन होते हैं, हसद करते हैं कि ओ ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, चाइना में जाऊँगा, दूसरा तीसरा। तो मैंने कहा ठीक है, वो आपकी इस्लामी नुक्ता नज़र से अच्छी है, यानी राय ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक होती है हासदीन का हसद और एक होता है आपकी अंदर की मोटिवेशन। अगर वो उसकी यानी क्वांटिटी हाई है, हासदीन आपके मसलन 1 लाख है लेकिन आपका जज्बा फिर भी ऊपर है, तो ओबियसली हाइट देख लें किसकी ऊपर है। तो मुझे लगता था मैं उठाया जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा कहीं। इवन मुझे पता नहीं, यानी उस वक्त कोई ईमेल नहीं आई थी, कोई स्कॉलरशिप का लेटर नहीं आया था, लेकिन अंदर से तलब इतनी थी कि मुझे लगता था मैं उठाया जाऊंगा, यानी इतना मैं वालिद साहब। तो ये मेरा जवाब था उनको कि बेशक उनका हसद बनता है, आपका इस्लाम यानी आपकी राय ठीक कहती है और अकॉर्डिंग टू वो कानून बात करते थे ठीक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा स्केल भी है जो मेरा है, यानी मेरी तलब, मेरी मोटिवेशन उससे ज़्यादा। तो वो देख लें, अब ये जीती है, ये जीती है। तो इसकी मिसाल मैं इसी तरह देता हूँ कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर के लिए कोशिश कर रहे थे तो कहते हैं ये बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ये कुर्सी पे बैठेगा, बट हम यानी अवाम जो हासदीन थे, दुश्मनान थे उसके, वो थे, लेकिन उसका जज्बा जो था वो ज़्यादा था। यानी 21 करोड़ में से चलो आप कह लो 10 करोड़ मुखालफिन थे, 10 करोड़ मुखालफिन की हासदीन हसद करने वाले थे, यानी ये एक कौन होता तो, लेकिन उस अकेले का जज्बा इतना था कि वो 10 करोड़ उसको नीचे नहीं कर सके, तो वो आखिर कुर्सी पे गया बैठ। तो अब ये बात होती है कि आपका जज्बा, रिक्वायरमेंट, तलब ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे याद है कि मुझे टीचिंग के दौरान मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि अगले साल मैं यहीं पे रहा तो मैं तो मर जाऊंगा, यानी इतनी मुझे घुटन होती थी। तो जाऊंगा कैसे
ऐसे जाऊंगा ना तो माली लिहाज से कि आइट्स दिया जाए या वो किया जाए, तो ना इतना पता था। लेकिन उसके बाद भी तहज्जुद पढ़ने और कहना कि यहाँ से या अल्लाह उठा, अब मेरी बस होगी, मैं 2 जॉबें कर ली, ये मैं फोत हो जाऊंगा, यही मेरे अंदर की जज्बात होता है। इवन मैं पुलिस में भी दुआ करता, या अल्लाह पुलिस से निकाली, ये कुछ और अरसा रहा मैं फोत हो जाऊँ। तो बहरहाल जब मैं चाइना में आया तो मेरे लिए तो सबसे यानी ये अकली लिहाज से बातें करता है कंट्री, इसमें ना मजहब ना और रवैयों के बारे में, सीधा काम, मेहनत और पैसा। तो यही मेरा यानी कंसेप्ट था कि मैं जोर लगाऊंगा, मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए। तो जबकि पाकिस्तान में होता है कि तुम कनात करो, कनात पे गुजारा करो, तो ये चीज़ डिफरेंट यानी माइंड सेट होते हैं और गलत माइंड सेट हैं बहुत सारे। दीन इस्लाम में तो उसको तनकीद नहीं करता, वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसी लिहाज से लागू किया जाए, उसमें ज़ाती रवैये, इवन हिस्ट्री की बुक्स भी जो लोग लिखते हैं उनके ज़ाती रवैये, जब आप थके होते हैं तो आपकी लिखाई भी थक जाती है, जब आप अमीर होते हैं तो आपकी बातें भी अमीर हो, आपका मजहब भी अमीर हो जाता है। जब आप गरीब, मैं पुलिस में रहा, मैंने बहुत चीज़ें देखी कि मैं वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर था उनके करीब रहा सिक्योरिटी में, तो मुझे पता है कि उनका लाइफ स्टाइल क्या होता था। गरीब का दीन और होता है, दरमियाने तबके का और होता है, अमीर का दीन और होता है। गरीब नमाजें पढ़ने के चक्कर में वो तुमने नमाज नहीं पढ़ी या ये होता है, जबकि अमीर के पास ये कंसेप्ट नहीं होता। वो होता है काम करो, लोगों की, इन नीचे वाले नमाजों वालों की फलाह करो। सो उसका लेवल, उसका माइंडसेट और होता है। सो उसी वजह से वो अमीर होता है, अपने सिर्फ माइंडसेट की वजह से। मैं अगर चाइना आया तो सिर्फ मैं ये नहीं था कि और चीज, माइंडसेट था कि वहां पर भी रह के मेरी उन लोगों से नहीं लगती थी, यानी जो वो बातें करते थे गलत लगती थी। तो जब आपका माइंडसेट चेंज होता है ना तो आप ऑटोमेटिकली उठाए जाते हैं, आपके सबब बनते हैं, आपका जरिया बनता है। तो आपको लगता होता है कि मैं नेक्स्ट ईयर इधर नहीं रहूंगा, पता नहीं जाऊंगा सही, लेकिन या ये नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूंगा, कोई एक चक्कर होगा। तो आदमी इस कंडीशन में होता है तो उठाया जाता है। इवन मैं अपने छोटे भाई का भी मैंने अप्लाई किया मास्टर्स के बैचलर के दौरान, तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि उसके बाद वायरस आ गया तो वो नहीं आ सका, तो वो घर में रह गया, तो उसको वालिद साहब देखे, वो वालिद साहब को देखे तो वो तंग पड़ जाता आदमी भी रह के एक दूसरे को देख के वायरस में। तो कहते हैं मुझे तुमने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने इसका एडमिशन करवाया वहाँ पे। तो मैं तो उसको कहता था कि वालिद साहब को मैं कहता था कि इसका उतना जज्बा नहीं है निकलने के लिए, ये तो मेरे डिपेंड की वजह से आ रहा है, खुद इसकी इतनी तलब नहीं थी जितनी मुझे आग लगी हुई थी उस वक्त आने। तो अगर वो आग इसको लगी ना तो वो वायरस में भी आदमी आ जाता है, लेकिन ये है कि वो तलब नहीं है उसमें। तो बहरहाल ये चीज़ होती है कि इंसान को तलब कितनी है। कभी भी अपनी जिस स्केल में आप हों उससे सेटिस्फाई ना हो तो वो आप तरक्की करते हैं। इसकी मिसाल आपको मैं यूँ दूँ कि मैं रीड फाउंडेशन में था, बैचलर में टीचिंग कर रहा था प्राइवेट सेक्शन में। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, तो वहाँ मैंने बुक खोली तो उसके पहले सफ़े पे एक बात लिखी थी, एक कोट था। तो वो देख, अगर उसको आप फॉलो करो, मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी लाइफ चेंज। उसमें लिखा था, जिस आदमी के 2 दिन यकसां गुजरे समझ लो वो आदमी खसारे में है। इसको एक्सप्लेन मैं यूँ करूँ कि कल भी आपने 2 पेज ही बुक के पढ़े, आज भी 2 ही पढ़ रहे हैं तो नो प्रोग्रेस। आपको 2.5, कल 2 लफ्ज़ पढ़े हैं, आज 3 पढ़े तो प्रोग्रेस, 1 इज़ प्रोग्रेस जो एक्स्ट्रा पढ़ा। तो जब आदमी इस रैंक से चीज़ें देखना शुरू, कल मैंने एक्सरसाइज की, इतने पुशअप्स किए, आज थोड़े से ज़्यादा करो, तो वो मैं कहता हूँ कि प्रोग्रेस कहीं की कहीं पहुँच जाती है, दिनों में यानी आप प्रोग्रेस करना शुरू हो जाते हैं। तो वो यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जहन को वो आपके जहन को पता कौन सी चीज़ें यानी पेव हो जाती हैं, नक्श निकारी हो जाती है। जो चीज़ें आप जिस माइंडसेट के होते हैं ना, जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं ना और कहीं पे वो आप पढ़ते हैं ना, तो वो आपके जहन में पक्की हो जाती है। अब मैंने उसको याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं पहले वो सोच रहा था, मुझे दलील चाहिए थी, मुझे स्टेटमेंट चाहिए थी, हाँ मेरा यही सोच था। तो इसी तरह मेरा एक दोस्त था जिसकी 42 एज थी, मैंने वीडियो में शुरू में बताया। तो वो उसके मैं मास्टर कर रहा था और उसके पास अपनी साइंटिफिकली बुक्स थी, अपनी उसकी यानी एक ये दीवार है पिछले वाली। तो मैंने वो मास्टर था लेकिन अपने तौर पे वो 42 एज पे पहुंच गया और वो पढ़ता था, मास्टर किया हुआ, लेकिन नॉलेज उसका इतना था कि PhDs भी उसको कहते थे तुम आके पढ़ाओ, क्योंकि उसकी ग्रिप बहुत थी। तो वो कहता था कि जब मैं अपने लिहाज से फार्मूले कैलकुलेट करता था और मैं कहता था ये इस तरह होना चाहिए, और मैं कभी कोई गोरे किसी की बुक निकाल के देखा और उसने वो बात की हो
तो और वो मैंने पहले सोची हो कि ये इस तरह हो सकती है, इस तरह होनी चाहिए, और जब वो कोई मैंने गोरे की बुक पढ़ी और उसमें से नजर आया ग्रिफिथ की और वाटर जो फिजिक्स के वो जानते हैं उसको काफ़ी नामी ग्रामी, तो वो उसकी चाशनी उसकी वो ना पक्का ही उसके जहन में समा जाती, वो फार्मूला नहीं उसको भूलता, उसको याद नहीं करना पड़ता, वो आ जाता। इसी तरह जो मोटिवेशन आपके जहन में होती है कि जिस दिन के 2 दिन यकसां गुजरे वो खसारे में जा रहा है, तो जब क्योंकि आप भी वही चीज़, मैं ही वही चीज़ सोच रहा था, वही जब आप पढ़ते हैं तो वो तो मैं कहता हूँ नक्श हो जाती है आपके जहन में, क्योंकि आप तो दलील होगी। आप बड़ी से बड़ी ड्रीम सोचें, जो ड्रीम वो होती है जो 10 से 15 साल लगे, 1 2 3 4 साल के अंदर जो हो जाए वो ड्रीम नहीं होती, वो आदमी रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो ऐसी ड्रीम बनाएं कि अगर आप किसी अपने दोस्त को बताएं ना तो वो उसका मुंह खुला खुला रह जाए, इवन आपके लेवल से भी ऊपर हो, ठीक है। यानी आप किसी को शॉक करना है कि तुम क्या बनना चाहते हो, आप उसको बताओ तो वो स्टनिंग सिचुएशन में हो जाए, तो वो होती है ड्रीम। जिसको 15-20 साल लगे होते हुए मैंने मकान बनाना या गाड़ी लेनी, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये ज़रूरत है। ये अगर आप रखोगे तो फ़ौरन 2 साल में हो जाती है। जो मेरा एक्सपीरियंस 2 साल, जब मैं एक मिशन पे निकला, मैंने कार और मकान बनानी है, 2 साल नहीं लगते कि आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। 2 साल के आप 2 साल का जहन में होता है कि 2 साल बाद होगा। मैं सोचता था कि मैं 35 साल से पहले ये 2 चीज़ें आनी चाहिए। मेरे वाला साहब ने बहुत लेट बनाई कि 50-55 में, तो मैं इस तरह मैं नहीं किसी पब्लिक गाड़ी में सफ़र कर सकता। तो बहरहाल वो चीज़ें 35 से की सोची थी, वो 30 में होगी। तो मुराद एग्जाम्पल देने का ये है मकसद कि जो आप चीज़ सोचते हैं, जितना अपने जहन में होता है कि मैं इतने साल में वो अचीव करूंगा या करनी है लाजमी हर सूरत में, वो पहले हो जाती है। सो अगर 15 साल की ड्रीम सोचते हैं ना, मैं गारंटी से कहता हूँ, लिख के देता हूँ अपने एक्सपीरियंस, वो 6-7 साल में हो जाती है, बल्कि इससे भी पहले। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये रातों को नींद ना आए तो वो 2-2.5-3 साल में हो जाती है। तो ये कंडीशन। सो ड्रीम ऑलवेज हायर। लोग आपको बहुत कहेंगे और तू और ये शक्ल है, ये मुँह और मसूर की दाल, लेकिन ये है कि मज़ा भी तभी आता है कि जब आपके मुखालफिन हों, किसी को बताने वाला हो आदमी अचीवमेंट्स का, तो उसका हाँ जो मैं अचीवमेंट्स कुछ, मुझे लोग पहले खेलते देख के कहते थे कोई इसको सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, या मेरे वालिद साहब कहते थे। तो जब ले ली, अब उनसे मुलाकात करते हुए कि मैं सरकारी मुलाजिम लग गया हूँ, तो अब वो साइलेंट होते थे, अब वो राय नहीं दे सकते थे, कमेंट नहीं कर सकते थे, हिम्मत नहीं होती थी। तो उसका टेस्ट और होता था। मतलब वो कहे कि आप MBBS नहीं कर सकती, और कहा कि अस्सलाम वालेकुम मैं MBBS कर लिया, हूँ मैं डॉक्टर लगी हैं। तो उसकी फीलिंग्स वो इंजॉय वाली होती हैं बस। तो उसी के चक्कर में आदमी प्रोग्रेस कर लेता है बहुत सारी। सो आपके जितने ज़्यादा मुखालफिन होंगे, जिन्हें इमरान खान के थे, तो वो उतना ज़्यादा वो मोटिवेट होता है कि उनको दिखाने के लिए, क्योंकि वो जज्बा उसको ज़्यादा होता है आदमी का, तो वो उतना ज़्यादा मोटिवेट होता है। इसका कम्बिनेशन ऑफ जज्बा, हिम्मत, दूसरी तीसरी चीज़ें बहुत सारी होती हैं छोटी छोटी, जिन पर डिपेंड करता है। हासदीन ना हो तो आदमी प्रोग्रेस भी नहीं करता। तो बहरहाल इवन नहीं है तो आप बना लो, ठीक है, मैं तो करके दसांगा। एवं पंगा पाना, तो उस पंगे के चक्कर में आदमी बहुत सारी परफॉर्मेंस दे ले, तो वो चीज़ें सब अचीव हो जाती हैं बड़ी। इन शॉर्ट इसको मैं अगर इतनी लंबी बात को समराइज करूं, ऑलवेज ड्रीम हायर। इवन ना तो आपके वालिदैन ना आपकी फैमिली कोई नहीं बिलीव करेगी, ठीक है। उनको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती जो आप देख रहे होते हैं, वो उनकी वही नज़र होती है जो वो होते हैं। तो जो यानी आप वो यहाँ पे थे, आपने यहाँ पे आके कहते हैं कि मैं यहाँ से आगे देख रहा हूँ, तो वो इधर है, वो उनको आप इधर नहीं ला सकते कि मेरे साथ खड़े होके ये चीज़ देखो जो मुझे इस फील्ड में नज़र आ रहा है, जो मुझे इस आइडियाज़ में नज़र आता है, वो नहीं देख सकते। वो आपका जिस तरह मैं बताता हूँ कि मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, हम ख्याल एक है जो इधर मेरे से साथ खड़ा होकर देख लेता है, बाकी सारे बेशुमार हज़ारों में हैं दोस्त। कहीं हम जोली हैं बचपन के, वो भी इधर नहीं आते। वो कोई आपको मिलेगा बैचलर में, मास्टर में, हम ख्याल आपका मिलता, तो उससे बड़ी आपकी इल्मी डिस्कशन होती है, जो आप यानी घंटों बातें करते हैं, तब भी आपको थकावट नहीं महसूस होती है और नए आइडियाज़ निकलते हैं। हम इधर से इधर चल के देखते हैं, इधर से आगे कैसा नज़र आता है, तो वो हम ख्याल आपका कोई एक आदि होता है। सो ड्रीम ऑलवेज हायर। बड़ी ड्रीम रखें, जो ड्रीम से मुराद, और ड्रीम की डेफिनेशन ये है जिसको आप किसी को सुनाए ना, एक दफ़ा उसका मुँह खुल जाए, शॉक हो जाए, उसको ड्रीम कहते हैं, जिसको 10-15 साल है। सो उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप भी कोई नया ड्रीम गोल सेट करें और बड़ा करें, सब अचीव हो जाएंगे। जैसे इमरान खान कहाँ से शुरू हुआ था, और वो एक दफ़ा वजारत की कुर्सी पे बैठना कोई यानी आसान काम नहीं है, आखिर वो बैठा। कई लोग कहते थे ये शक्ल, वो इसको पता ही नहीं, बात करने का नहीं पता, वो यूनिवर्सिटीज़ में उसने किले खड़े कर दिए। सो कामयाब
कुर्सी पे कामयाबी ये थी कि कुर्सी पे बैठ रहा हूँ। अब लोग गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, दोबारा आएगा। इसी तरह पीपल पार्टी भी 10 दफा गई आई, नून लीग भी, तो वो भी आएगा, उसके भी इसी तरह चलेगा निज़ाम। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बट मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर कहलवाना ये इम्पोर्टेंट, और उस पर बैठा वजारत खेली, उसने इंजॉय की, जो उसने नारा लगाया था वो पूरा करके दिखाया। मसला ये है कि आप अपना हसद करके उसको बताएं कि वो ना पहुंच सके, वो अलग बात है, लेकिन वो बना प्राइम मिनिस्टर, रहा वजारत में, तो गिरते हैं लेकिन फिर आएगा, ये गारंटी है। तो मैं लिख के देता हूँ, बेल नोट कर लेना, शर्त लगा लेना मुझसे, ये इसी तरह होता है, ये चलती रहती है, ये तारीख घूमती है। तो आपकी लाइफ जर्नी रियली मोटिवेशनल है, सच्ची में बहुत ज्यादा लोगों को ये चीज मोटिवेट करने वाली है कि अगर आप एक पुलिस में नौकरी करके, एक टीचर की नौकरी करके आप अगर अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवा सकते हैं, देन कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हैं हमारी वीडियो को कहीं पे भी, तो वो भी आप जैसी पोस्ट पे आ सकते हैं। जस्ट कीप गोइंग, डोंट लिसन पीपल। सर रियली मैं खुद हैरान हूँ आपकी सारी बातें सुन के, एंड मुझे दूसरों का नहीं पता, बट आपकी बातें मुझे जितना मोटिवेट कर रही हैं, यू जस्ट कांट बिलीव। एंड थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में दुआ है आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे, आमीन आमीन। और थैंक यू सो मच सर आपके कीमती टाइम के लिए, कि आपने मुझे वक्त दिया इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए एंड हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोगों को जो कि हमें देख रहे हैं एंड परेशान है अपनी जगह पे रह के कि हम लोग इस स्टेट से कैसे निकले। तो अगर डॉक्टर तैयब यहाँ तक पहुंच सकते हैं, अगेन our viewers, then आप भी कर सकते हैं। So just keep going, keep trying and don't listen people। और सर ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।